आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं कक्षा 10 जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। और ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर। ये याद रखिएगा और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ना। दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई उपयोग में लाता है दर्पण वो होता है अवतल दर्पण। रोगी के नाक आदि को चेक करने के लिए डॉक्टर जो उपयोग करता है वो भी कौन सा दर्पण होता है, वो भी होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। गाड़ी के जो साइड मिरर में होता है वो होता है उत्तल दर्पण, है ना, वो क्या होता है उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, है ना। रोगी के नाक, कान, गला आदि को चेक करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है अवतल दर्पण में, और कब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, है ना। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, और दर्पण के पीछे बनता है तो वो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। और बड़ा प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। चलिए अब हम आगे बात करें। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो दो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, इसका देखिए एक सूत्र होता है P बराबर 1/f। याद रखिएगा P बराबर 1/f। हमें निकालना है फोकसांतर, तो नीचे कुछ नहीं एक डाल दीजिए, f को P से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा FP बराबर 1, है ना। और हमें निकालना है फोकसांतर, तो f बराबर 1/p। अब देखिए यहीं से आप निकाल सकते हैं f बराबर 1/p। तो कितना डायोप्टर है, दो डायोप्टर, है ना। तो एक जो हमेशा होता है वो सेंटीमीटर में मीटर में होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 1 मीटर बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 100 सेंटीमीटर। तो f बराबर 100/2, 2, है ना। तो 2 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा ये, 50 बार में। यानी f अगर बात करें तो कितना हो गया 50, है ना। तो 50 सेंटीमीटर याद रखिएगा, है ना। ये सूत्र होता है क्या, P बराबर 1/f, और हमको f निकालना था तो जहाँ की f निकला कितना 50 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं आता है। तो देखिए साधारण सी बात है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है मिट्टी, है ना। मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखिए उत्तल लेंस का बात कर रहा है तो उत्तल लेंस में आंसर हो जाएगा फोकस। लेकिन अगर हम यही बात करें उत्तल लेंस नहीं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में होता है क्या, वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र में क्या होता है, किसी भी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर। लेकिन लेंस रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। चलिए आगे हम बात करें। अब फोकस में भी कहाँ, तो 2f1 होता है, क्या होता है 2f1। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। देखिए परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 नियम है। और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 12 में, 15 में, 2015 का सी में, 2020 में, 2021 में, 2024 में। तो ये क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। प्रकाश का परावर्तन भी कितना, 2 नियम, प्रकाश का अपवर्तन भी कितना, 2 नियम। चलिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभी तुरंत हमने बताया P बराबर क्या होता है, 1/f, है ना? क्या बोला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना मीटर है, 1 मीटर। तो P बराबर हमने बताया अभी कि ये जो हमेशा रहता है मीटर में रहता है, तो 1/1 काट दीजिए, 1 से 1 कितना बार, 1 बार में। तो P बराबर कितना हो गया, 1 डायोप्टर, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। अब ध्यान देने वाली बात है कि लेंस क्या है, तो लेंस है आपका उत्तल लेंस, इसलिए ये प्लस में होगा, ना कि माइनस में। चलिए, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, चलिए अब बात करते हैं लेंस के आवर्धन, यानी m किसके बराबर होता है ना? तो अगर हम बात करें लेंस के आवर्धन की, तो आवर्धन होता है क्या, v/u। आवर्धन क्या होता है, v/u। तो याद रखिएगा m बराबर v/u। v बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, और u बोले तो वस्तु की ऊंचाई, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो चलिए देखिए, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच अगर हम संबंध की बात करें, तो ये होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब देखिए यहाँ पे है R बराबर 2F ऑप्शन ए में, तो अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो सही होगा ही, लेकिन अगर R को 1 से गुना करें तो R बराबर 2F, सॉरी F बड़ी नहीं, F छोटी नहीं बड़ी होगा, है ना? सॉरी छोटी ही होगा, है ना? क्या होगा, R बराबर 2F। तो R बराबर 2F देखिए ऑप्शन ए में है, और F बराबर R/2 ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों सही होने वाला है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए ये बात अभी तुरंत हमने बताया था, ये कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए, तो अब आ गए हम 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका आंसर। ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी सरल सूक्ष्मदर्शी ना, तो सूक्ष्मदर्शी में लेंस का हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा कि ये आभासी होता है, और आभासी की अगर हम बात करें तो आभासी को ही हम क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। आभासी होता है और सीधा होता है। याद रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वो आभासी होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन था, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अभी तुरंत हमने बताया, अपवर्तन हो या परावर्तन हो, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। किस लेंस के, क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा हम सिर्फ काल्पनिक कौन सा लेंस है जो कि सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, है ना? अवतल लेंस जो है वो हमेशा क्या बनाता है, तो वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें निर्वात नहीं, हवा में, तो वायु में भी प्रकाश की चाल लगभग इतनी ही होती है। अच्छा एक बात और करें, जल में और कांच में, तो जल में होता है
2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, जबकि कांच में होता है 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि ये हो गया आपका निर्वात में, ये हो गया निर्वात में, ये हो गया जल में और ये हो गया कांच में। यानी कांच जो है वो सबसे कम कांच में गति करता है प्रकाश। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अच्छा, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना? क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एकदम याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जबकि अगर प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। यानी अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में क्या हो जाता है? आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, जबकि परावर्तन में क्या हो जाता है? प्रकाश में जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जबकि दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? या सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह याद रखिएगा ये होता है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ, अभी तुरंत हमने बताया, दंत विशेषज्ञ जो है वो दांत को बड़ा करने के लिए किस, या दांत का प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो उत्तल लेंस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक उपयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो अगर हम बात करें तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा वो, है ना? किसको मापता है? दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बड़ा पढ़ने के लिए यानी बड़ा करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 5 सेंटीमीटर को तो छोड़ ही दीजिए, तो ये प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस को। और कितने? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। अच्छा, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा सौर कुकर के लिए ये होता है अवतल दर्पण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। सौर कुकर के लिए किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 27 का क्या होगा? अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो देखिए अभी तुरंत हमने बताया था एफ बराबर r/2, है ना? एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एफ की अगर हम बात करें तो एफ पूछ रहा है ना? तो एफ बराबर r, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32/2, है ना? तो 2 से काट दीजिए, हो जाएगा कितना? 16। एफ बराबर कितना? 16। आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्या था? 29 का हमने कर लिया। अब देखिए 30 का। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर हम बात करें ऋणात्मक की तो वो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, है ना? वास्तविक और उल्टा अभी तुरंत हमने बताया, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है क्या? तो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब रखे जाते हैं वो उसका दूरी हमेशा ऋणात्मक में होता है, याद रखिएगा। दूरी क्या होता है? ऋणात्मक में। अच्छा,
दूसरा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अच्छा, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों को देखने के लिए किया जाता है? तो देखिए, हमने बताया अभी तुरंत आपको कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग, और साइड मिरर कहाँ होता है? गाड़ी के साइड में, और उसको कहाँ देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो पीछे देखने के लिए। और पीछे देखने के लिए किसका? तो उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा, इसके लिए पश्च दृश्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? ये मात्रक विहीन, यानी इसमें कोई मात्रक ही नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है? तो देखिए, अभी हमने बताया हवा, जल और शीशा, है ना? तो हवा में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल। कितनी होती है? तो ये बात हमने बताया, हवा में 3 गुना 10 पर पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड कहाँ होती है? हवा में प्रकाश की चाल होती है। जबकि हमने जल में भी बताया कितना? 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में भी हमने बताया कितना? 2.0 या 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या था कि कौन सा क्वेश्चन था वो, कहाँ कर रहे थे? हाँ, हाँ, ये कर रहे थे 35 का, कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होगी? हवा में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दर्पण रहे या लेंस रहे, फोकस दूरी धनात्मक किसकी होगी? उत्तल दर्पण की। किसकी होगी? उत्तल दर्पण की। अगर लेंस भी रहे तो कौन सा? उत्तल लेंस। याद रखिएगा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कौन सा है? अगर सीधा प्रतिबिंब हमें सिर्फ प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। सॉरी, हाँ, समतल या अवतल, या तो समतल या तो उत्तल। सॉरी, क्या है क्वेश्चन? कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है? वो दर्पण या तो समतल है या तो उत्तल है। केवल समतल है, केवल उत्तल, केवल अवतल। देखिए, सीधा प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है ना? और समतल में भी बनता है। तो देखिए, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? डी। क्या? या तो समतल या तो उत्तल। अब देखिए, किसी कार में अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो इसको अगर हम देखें तो 38 का, किसी कार में अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये दूसरा क्वेश्चन देखिए 39 का, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम, उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, है ना? तो प्रकाश की चाल अगर हम बात करें, सबसे कम कहाँ होता है? हीरा में, है ना? तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हीरा में, है ना? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 40 का क्वेश्चन, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। आगे बात करें हम। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? अभी तुरंत हमने बताया था, हवा हो या निर्वात हो, दोनों में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो 41 का क्या हो जाएगा? डी। 42 का डी। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन 43 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज होता है पारभाषक। क्या होता है, पारभाषक, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पारभाषक, पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी, तीनों में हम अंतर बताते हैं। एक होता है क्या, पारदर्शी। ऐसे समझिए, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब दर्शी मतलब देखना, और पार मतलब जिसके आर पार आसानी से प्रकाश जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, एक क्या होता है, अपारदर्शी। याद रखिएगा, एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी। एक होता है पारभासी, एक होता है क्या, पारभासी, है ना। एक होता है पारभासी, शायद सी गलत हो गया है ये, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पारभासी क्या होता है, तो जिसके आर पार प्रकाश तो जा सके लेकिन कम मात्रा में जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। और ऐसे तैलीय कागज क्या कहलाएंगे, पारभाषक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पारभाषक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, समान नहीं, अभी तुरंत हमने बताया। प्रकाश की चाल हवा में अलग होती है, कांच में अलग होती है, जल में अलग होती है, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न। क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर बी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो लगभग समान ही होती है ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो लगभग समान होती है, या फिर थोड़ा बहुत कम आप कह सकते हैं, है ना। तो लगभग समान ही लेकर चलिए, काहे कि वायु में भी 3 गुना 10 पर पावर 8, और प्रकाश में भी प्रकाश कहते हैं, निर्वात में भी 3 गुना 10 पर पावर 8। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। कहाँ है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जब भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एकदम बराबर बनता है, समान आकार का, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है ना। तो याद रखिएगा, समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो बनेगा, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक रहेगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा रहेगा, ये याद रखिएगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब को कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहेगा, तो सीधा और हास्यरहित यानी छोटा, है ना। 49 का क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा 50 का, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। अभी हमने तुरंत आपको बताया कि प्लस में जब भी कभी रहे, है ना, तो क्या होगा, कोई भी अगर प्लस में फोकस दूरी रहे तो हम क्या कहेंगे, वो उत्तल है, चाहे वो लेंस है या वो दर्पण है ना, वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना किसके कारण, अपवर्तन के कारण, है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी, पानी में डूबी हुई एक छड़ी टेढ़ा दिखना क्या होता है, अपवर्तन के कारण। तालाब का गहरा कम दिखना, ये किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बाल्टी में पानी भरी हुई है, बाल्टी का पेंदी थोड़ा ऊपर दिखना किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो चलिए ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होंगी। 52 का क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, याद रखिएगा। क्या है, सॉरी, अवतल दर्पण फोकस दूरी है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अभी तुरंत हमने बताया भी था। क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नहीं होता। चलिए आगे बात करें।
किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो हमने अभी बताया भी था आपको, f बराबर क्या होता है, r/2। देखिए f बराबर r/2 है कहीं पर? नहीं है, कहीं भी नहीं है। f बराबर r/2 सभी जगह है r बराबर। तो r को 1 से गुना कीजिए, यानी जब भी ऐसा इक्वेशन मिले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, r बराबर 2f। अब देखिए r बराबर 2f है कहीं पर? तो r बराबर 2f आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करें। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और आभासी। वास्तविक और आभासी, आभासी वास्तविक। देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। और सीधा बनेगा तो हम क्या कहेंगे, सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चौवन का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने तरह के? 3 तरह के। दूसरा क्वेश्चन कहें, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस का। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस। 56 का सी। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस, सी। चलिए आगे बात करें हम। किसी, क्या है दूसरा क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फोकस, सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी में है क्या, फोकस। यानी किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, अपवर्तित नहीं, हाँ, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। फोटोग्राफी का कैमरा अभिदृश्य कैसा होता है? तो याद रखिएगा 58 का आंसर सी, यानी उत्तल लेंस। कैसा होगा? फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक उत्तल लेंस का। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है क्या? तो दर्पण अवतल और लेंस उत्तल नहीं, दर्पण उत्तल लेंस अवतल नहीं, दोनों उत्तल नहीं, दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर सी का है कि दोनों का जो फोकस दूरी है वो क्या है, माइनस में है। और अभी हमने आपको बताया था कि माइनस में अगर किसी का फोकस दूरी रहे तो वो क्या होता है, अवतल होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ, तो फोकस और लेंस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं 61 से। क्या है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? याद रखिएगा, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, उत्तल लेंस में। कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में। याद रखिएगा, कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस में। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? तो कांच में, अभी हमने बताया भी था। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित होकर प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखिएगा 63 का हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। वो कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। 64 का बी। चलिए याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो याद रखिएगा 65 का हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? तो फोकस और ध्रुव के बीच। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, अभी हमने बताया भी था।
हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1.42। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? क्या है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? ये होगा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। अब देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या संबंध होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, है ना, साइन आई बटा साइन आर, जिसमें आई बराबर आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, दूसरा क्वेश्चन। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। कहाँ से मापी जाती हैं सभी दूरियां? तो याद रखिएगा, सभी दूरियां मापी जाती हैं ये ध्रुव से। कहाँ से? सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की, यानी ए और बी दोनों। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो किसी भी समतल समतल दर्पण का आवर्धन होता है a+1। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब कहाँ से मिलता है? तो ये है आपके आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से। किससे? समतल दर्पण से। चलिए आगे बात करें। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से भी, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से भी, और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी तीनों से। चलिए 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बात करें। अच्छा, क्या पूछा ये दर्पण ना, तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण द्वारा भी मिलता है, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा भी, और अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा? डी। 74। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है? तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश, तो कहाँ मुड़ेगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो मुड़ेगी अभिलंब की ओर, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो वो मुड़ेगी अभिलंब से दूर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो अभी तुरंत हमने बताया भी था, F बराबर R/2 लगाइए और यहाँ से आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर 20/2, यानी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या है क्वेश्चन क्षेत्र का? कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? पहला को ऑप्शन क्या है? विचलन, दूसरा है पूर्ण परावर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण, और चौथा है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। पहला क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विचलन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? 77 का। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम, 1 से अधिक। हाँ, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होता है। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण, पहले बताया भी था हमने, क्या होता है? अवतल दर्पण। चलिए यहीं तक खत्म होता है ये। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए, धन्यवाद।